हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिनिंग नीरज। इसमें क्वेश्चंस मैं आपके टॉप 25 क्वेश्चंस कराने वाली हूँ बायोलॉजी के। और इसमें बेसिक इंग्लिश है तो इसलिए मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया नहीं है इसको। अब एक बच्चा है जो देखता है मुझे तो वो कहेगा मैम हिंदी में फिर से आपने नहीं किया। तो बेसिक इंग्लिश है बेटा, इसमें कुछ भी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपको रॉकेट साइंस लगानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही बेसिक इंग्लिश है और मैं हिंदी में ऐसे ना एक्सप्लेन करती जाऊँगी तो आप समझ लेना कि क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन पहला है, आपसे बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्टिब्रेट। आपसे पूछ रहे हैं बेसिकली कि जो वर्टिब्रेट होते हैं जो आपके जिनमें बैकबोन होती है तो वो कौन सा जो भी है वो आपको ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आपके जो स्नैक वगैरह होते हैं वो सारे वर्टिब्रेट में आते हैं। स्नैक हो गए, बर्ड्स हो गए और आपकी फिशेस हो गई, ये सारे किस में आते हैं? आपके वर्टिब्रेट में आते हैं। इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, जैसे फाइलम है आपका कौन सा? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, मोलस्क्स, ये सारे इनवर्टिब्रेट हैं, ठीक है। और वर्टिब्रेट वही हैं जो मैंने आपको बताया है, एबीज आ गई, फिशेस आ गई आपकी, और रेप्टाइल्स आ गए आपके, और मैमल्स आ गए, ये सारे वर्टिब्रेट में चले जाते हैं। तो स्नैक जो होता है हमारा वर्टिब्रेट में जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इसमें सारे ही क्या हैं? आपकी इनवर्टिब्रेट है। राउंड वॉर्म है वो भी आपका इनवर्टिब्रेट है। और मिलीपीड इसका एग्जाम्पल मुझे नहीं पता क्या है बेटा ये। बाकी अर्थवॉर्म आपका वो भी इनवर्टिब्रेट है। तो वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल आपसे पूछा है तो आप इजीली लगा सकते हो। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में मिल जाएंगे आपको, चाहे आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो और चाहे आपकी ये जो यूपीसी नेट है उसका हो। तो ये बेसिकली मैं आपको यूपीसी नेट के लिए करा रही हूँ। और एक और बात बता दूँ बेटा, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज हो गया, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं कि बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हों कि आपकी जैसे होता है ना कि ब्लड में क्या पाया जाता है। हाँ, एक दो क्वेश्चन वो डाल देंगे ब्लड में ये यो, लेकिन थोड़ा सा वो डीप पूछ रहे हैं। अब मॉडरेट लेवल का आपका एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम पैटर्न बन चुका है लास्ट ईयर से, तो आप मॉडरेट लेवल की पढ़ाई करें, ना कि आप बिल्कुल ही बेसिक में चले जाएँ, ठीक है। कि आपके ब्लड में कौन सी वो पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन अब थोड़े कम आ रहे हैं, रेशियो थोड़ा कम है, थोड़ा आप मॉडरेट की तरफ बढ़ें। मैं नहीं कहूँगी कि आप ना बिल्कुल ही ईजी बेसिक क्वेश्चन करते जाओ जिससे कि कोई फ़ायदा ना हो आपका। हाँ, आएंगे क्वेश्चन ऐसे ही, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके परसेंटेज कम रहेगा। लेकिन बाकी अभी आप लास्ट ईयर का एग्ज़ाम अगर कंपेयर करोगे तो आपका सिलेबस वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं सारे। मैं सच में बता रही हूँ, आप प्लीज़ उस पर फोकस करें, ठीक है। सिलेबस 11th का सिलेबस करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसको ज़रूर पढ़ें। फिर उसके बाद में आपका एक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तो ये आप पढ़ सकते हो, अच्छा चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है, ठीक है। बाकी आपका 12th को तो आपको पढ़ना ही है, कंप्लीट करना है, क्योंकि 12th में से आपके क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 12th से ही बन रहे हैं आपके। तो ऐसे थोड़ा सा आपको डीप पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप, ज़्यादा डीप नहीं, इतना इजी बेसिक नहीं पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा, हल्का सा मॉडरेट लेवल में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आप आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड कह रहे हैं आपसे कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इज सिक्रेटेड इन विच पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम से आया है, लेकिन अभी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका वो हटा दिया है, तो ये वाला जो चैप्टर है वो हटा दिया है, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर लोगे। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो क्या होता है? फॉर्मूला HCl होता है, ठीक है। तो HCl कहाँ पाया जाता है? आपका स्टमक में पाया जाता है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखना है आपको। बाकी आपके माउथ में टाइलिन पाया जाता है, जो आपकी सलाइवा होती है उसमें टाइलिन एंजाइम होता है। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसल्स, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको कहाँ से आया, मैं आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से आया है, जिसमें आपने पढ़ा होगा गोल्जी बॉडी वगैरह और RER, ER, SER, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। तो उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इस ये भी अच्छा चैप्टर है, सेल बायोलॉजी भी अच्छी है, तो आप उसे पढ़ सकते हो, उसमें चैप्टर कर सकते हो। बाकी मैं बनाने वाली हूँ एक वीडियो आपके लिए कि आपने कौन से चैप्टर करने हैं बायोलॉजी में, जिससे आपका स्कोरिंग पार्ट हो जाएगा, आपकी बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपकी बायोलॉजी में। तो वो मैं आपको वीडियो बनाने वाली हूँ, आप देख लेना। अब देखिए, तो इसमें क्या कह रहा है वो कि जो मॉडिफिकेशन होता है और स्टोरेज होता है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज का, इनमें सेल ऑर्गेनेल बतानी है आपको। ये सेल ऑर्गेनेली हैं सारी, इसमें देखो एंडो में माइटोकॉन्ड्रिया है, वो क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। प्लास्टिड्स हैं जो आपके प्लांट में पाए जाते हैं, जिसमें से आपके प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, कलर के होते हैं, कुछ कलर के नहीं होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ क्लोरोफिल होते हैं उसमें, क्लोरोप्लास्ट,
ल्यूकोप्लास्ट, ये सारे आपने पढ़े हों अगर आपने पढ़े हों तो। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो आपने पढ़ा ही है, जो न्यूक्लियस के पास होता है बिल्कुल, और गोल्जी एपरेटस। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, देखिए इसमें ऑप्शन आपका गोल्जी एपरेटस हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो फीचर हैं, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट वेसल्स, तो ये गोल्जी एपरेटस का काम होता है। इसमें कुछ एंजाइम होते हैं 2, तो वो भी आपको एंजाइम याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसीवर। अब ये सभी को पता होगा कि यूनिवर्सल रिसीवर जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है, वो आपको सभी को पता होना चाहिए। तो AB पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप होता है आपका, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी आपके ब्लड ग्रुप A है, O है और AB है, ठीक है। AB नेगेटिव भी होता है। तो ब्लड ग्रुप आपके मेजरली 3 टाइप के होते हैं। AVO ब्लड ग्रुप किसने दिया था, ये लैंडस्टीनर थे। AVO ब्लड ग्रुप होता है, ये आपका सर्कुलर में चले जाओ आप, ह्यूमन फिजियोलॉजी में सर्कुलर चैप्टर में मिल जाएगा आपको। और लैंडस्टीनर थे जिन्होंने इसका डिस्कवरी की थी, AVO ब्लड ग्रुप की, ठीक है। और बाकी सर्कुलेशन की जो ब्लड सर्कुलेशन की जो डिस्कवरी की थी वो कौन थे, ब्लड सर्कुलेशन उनकी विलियम हार्वे ने की थी, ठीक है। मैं यहीं पे बता दे रही हूँ आपको, विलियम हार्वे आपको याद रखना है, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में दे रखा है आपको, तो मैं यहाँ पे ही आपको बता दे रही हूँ, विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी, ठीक है, आपको याद रखना है। और बाकी आपको मैंने यूनिवर्सल रिसीवर बता दिया। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, O होता है ब्लड ग्रुप जो यूनिवर्सल डोनर होता है। बाकी एक टाइप और होता है आपका ब्लड में, जिसे हम RH फैक्टर बोलते हैं। RH फैक्टर अगर पॉजिटिव होगा तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो RH कहाँ से आया है, रीसस मंकी से आया है। एक मंकी था, उसके नाम पे उन्होंने रीसस मंकी रख दिया, RH ले लिया वहाँ से। और इसमें भी केसेस होते हैं आपके, जैसे एक प्रेग्नेंट वूमेन है, अगर वो शादी करती है किसी भी ब्लड ग्रुप जिसका RH फैक्टर प्लस है, और वो जो लेडी है उसका RH फैक्टर माइनस है, तो उसे शादी होती है, जो उसका फर्स्ट बेबी होता है वो तो इजीली डिलीवर हो जाता है। लेकिन अगर उसका सेकंड बेबी होता है तो चांसेस रहते हैं कि जो RH फैक्टर नेगेटिव है उसका कुछ ब्लड ग्रुप ना उसकी मदर में ही चला जाता है। उसका जो बेबी है, बेबी का ही ब्लड ग्रुप किस में चला जाता है, उसकी मदर में। तो उसके अगेंस्ट वो एंटीजन बनाने लगता है, और सेकंड जब बेबी होता है तो उससे वो बेबी मतलब हो नहीं पाएगा, अच्छे से डिलीवरी नहीं हो पाएगी उसकी, वो मदर को खतरा है उस चीज़ से। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको याद रखना है कि जब ये एक्सपेरिमेंट होता है RH नेगेटिव वाला, RH फैक्टर वाला, तो आपको याद रखना है कि मदर नेगेटिव थी। आपको पता है प्रेगनेंसी टाइम पे मदर थोड़ी सी डरी हुई, सहमी हुई होती हैं, तो इसलिए RH नेगेटिव, और फादर क्या है, RH पॉजिटिव, आपको याद रखना है, ठीक है। और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद में एक इंजेक्शन दिया जाता है, उस इंजेक्शन को बोलते हैं, तो ये anti-RH एंटीबॉडीज़ का एक इंजेक्शन होता है, वो मदर को दिया जाता है, जिससे कि जो उसकी फर्स्ट आफ्टर इमीडिएटली, देखो बोल रहा है टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी, ठीक है। फर्स्ट डिलीवरी के बाद में इमीडिएटली ये दिया जाता है anti-RH एंटीबॉडीज़ का इंजेक्शन, ठीक है। और जो है बेटा ये क्या करता है, ये मेनली जो आपके RH पॉजिटिव जो होते हैं, बेबी होगा तो उसमें क्या होगा, RH पॉजिटिव जो फैक्टर्स हैं वो उसमें रिलीज़ हो जाएंगे, किसमें, जो मदर की बॉडी है उसमें रह जाएंगे थोड़े से। और जब सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो वो सेकंड बेबी जो होता है उसका, तो उसमें क्या है, डिस्ट्रॉय द फेटल RBCs को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, और ये कोड करता है, ये फेटल भी हो सकता है, किसके लिए, फीटस के लिए फेटल होता है, और इससे सीवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस हो जाती है बेबी को। तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है, टर्म याद रखनी है। तो आपको मैंने बताया कि ये RH ग्रुपिंग होती है, RH ग्रुपिंग और होती है। तो इसमें इसका जो RH एंटीजन होता है सिमिलर टू द वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी, जो रीसस मंकी होती है, रीसस मंकी होता है, उसमें ये प्रेजेंट होता है, ये एंटीजन उसी के सिमिलर होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, रीसस मंकी, या फिर RH ग्रुपिंग या एंटीजन बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो मेजरली जो आपका 80%, देखो मैं बताती हूँ आपको, मेजरली जो आपके क्या होते हैं, ह्यूमन होते हैं, ठीक है। मेजरली जो ह्यूमन होते हैं आपके, तो आपके देखिए 80% आपके जो ह्यूमन होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए जिसमें प्रेजेंट होता है ये RH, तो उसको बोलते हैं हम RH पॉजिटिव, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, RH पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव लिख दे रही, मैं से लगा तो दिया है मैंने, पॉजिटिव। और जिनमें ये प्रेजेंट नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं हम, RH नेगेटिव, RH नेगेटिव ऐसा आप लगा सकते हो। जिनमें प्रेजेंट होता है उनको क्या बोलते हैं हम, RH पॉजिटिव, और जिनमें नहीं ये एंटीजन प्रेजेंट होता उसको बोलते हैं हम RH नेगेटिव प्रेजेंट, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये आपके एक RH नेगेटिव इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH
एंटीजन। अगर हम क्या कहते हैं, एक पर्सन है जो RH नेगेटिव है, ये एक्सपोज कर देता है RH पॉजिटिव ब्लड को, ठीक है, विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH नेगेटिव, ठीक है, इसको आप याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपको, सारी चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई हैं वो याद रखनी है ब्लड ग्रुपिंग में, ठीक है। बाकी कुछ और भी मैं आपको बता दूं, जैसे ब्लड ग्रुप होता है आपका, तो ब्लड ग्रुप आपको जैसे आपका थक्का जमाना होता है तो कुछ आइंस होती हैं आपकी, तो आइंस क्या होती हैं जो ब्लड ग्रुप थक्का जमाने में हेल्प करती हैं, वो होती हैं कैल्शियम आइंस, ठीक है। वो ब्लड ग्रुप को थक्का जमाने में, मतलब थक्का का मतलब होता है क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग करने में हेल्प करती हैं। बाकी आपके कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, तो जो प्रोटीन का नाम होता है फाइब्रोजन, फाइब्रोजन, ठीक है। इसमें सॉरी विटामिन होती हैं कुछ, विटामिन क्या होती है, विटामिन के आपने पढ़ा होगा, जो ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करती है। जैसे हमें चोट लग जाती है कभी कभी, तो इंजरी हो जाती है, ट्रॉमा हो जाता है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एकदम थोड़ी देर में आपका ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है उधर ही, उसी ट्रॉमा के पास में, उसी इंजरी के पास में। तो किस वजह से होता है, कुछ आपकी कैल्शियम आयंस हेल्प कर रही होती हैं, कुछ आपकी प्रोटीन्स हेल्प कर रही होती हैं, फिब्रिनोजन और फिब्रिन। वैसे ही फिब्रिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है फिब्रिन का, वो फिब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, जिससे हमें फिब्रिन मिलता है, ठीक है। और कुछ विटामिन होती हैं, विटामिन के, तो ये सारी चीज़ें हेल्प कर रही होती हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको सिर्फ ब्लड के ऊपर दी है, ठीक है। तो ना आपसे 5th बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आई डिसऑर्डर इज नोन एज लेजी आइज। तो आपको बताना है कि इसमें से डिसऑर्डर होता है जो, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लेजी आइज के नाम से जाना जाता है डिसऑर्डर। तो वो कौन सा डिसऑर्डर है, तो वो आपका, या MVP आप बोलते हैं जिसे, तो ये आपका लेजी डिसऑर्डर है। अब आइज का डिसऑर्डर ज़्यादा मैंने पढ़ा नहीं है, तो इसके बारे में मैं कुछ ब्रीफली आपको बता नहीं सकती। मायोपिया के बारे में बता सकती हूँ, हाँ, हाइपरमाइट्रोपिया के बारे में बता सकती हूँ। मायोपिया मुझे है, जैसे अपने लोगों को हो जाता है, अपने ग्रुप के एजों में हो जाता है, जैसे 18 नहीं, टीनेजर में भी हो जाता है, ठीक है। तो मुझे भी है मायोपिया। मतलब इसमें होता क्या है कि आपको दूर का नहीं दिखेगा, लेकिन पास का दिखेगा आपको, ठीक है। मतलब आपका जो दूर का है वो बिल्कुल विजन ब्लर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, मतलब धीरे धीरे पावर होता है एक, वैसे आपको ब्लर नहीं दिखता है और पास का दिखता है आपको, क्योंकि हम स्टडी कर रहे होते हैं तो स्टडी में पास का दिखता होता है। हाइपरमेट्रोपिया वो होता है जिसमें ना आपको क्या होता है, पास का नहीं दिखता है। जैसे मम्मी पापा हैं अपने लोगों के 40 से अक्रॉस 40 हो गए हैं, तो वो आपके क्या हैं, उन्हें हाइपरमेट्रोपिया है, जिससे कि उन्हें दूर का दिखता है साफ साफ, लेकिन उन्हें पास का नहीं दिखता। तो आपको शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो हो जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए, 6th क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोट इन बाय द ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब कह रहे हैं आपसे इसमें से कि इनमें से कौन सा पार्ट है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ठीक है, ब्लड से होके रेस्ट ऑफ द बॉडी, सारी ब्लड को क्या कर रहा है, वो प्यूरीफाई कर रहा है, कह सकते हो। तो वो क्या है आपका, एलुलाई है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको कुछ थोड़ा सा बता दूं मैं, लैरिंग्स क्या है आपका, लैरिंग्स आपकी जो फेरिंग्स होती है उससे नीचे लैरिंग्स होता है, ट्रेकिया उससे नीचे होता है, उसके बाद में ब्रोंकाई होते हैं, उसके बाद में ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर एलुलाई होते हैं। तो ऐसे कुछ आपका वो है, क्या बोलते हैं, पाथवे है। जैसे आपने पाथवे अगर सुना हो, अगर आपको आ जाए, तो सबसे पहले आपका नोज आता है, ठीक है। नोज में क्या स्पेलिंग लिख रही हूँ, ये नोज़ आता है, ठीक है, नोज़ आ गया। फिर आपके क्या आएंगे, फिर आएगा आपका नोज़ के बाद में फेरिंग्स, फिर आएगा लैरिंग्स, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा आपका ट्रैकिया, लंग्स, लंग्स के बाद आपके आएंगे, उसके अंदर आ जाओगे ब्रोंकाई, फिर आपका आता है ब्रोंक्यूल, फिर आपका आता है एल्विलाई, ये आपका पाथवे है, ओके। आगे देखिए, आगे थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, जो आपके लैरिंग्स होते हैं बेटा, लैरिंग्स, जो लैरिंग्स हैं आपके, वो क्या करते हैं, लैरिंग्स जो हैं वो क्या है, उसको हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है साउंड बॉक्स। और जो चिड़ियाँ होती हैं ना, चिड़ियों में जो साउंड बॉक्स होता है उसको हम सैरिंग्स बोलते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है इतना, इतना तो आप याद रखोगे ना, काफ़ी अच्छा है। और ये इसको जो लैरिंग्स है वो कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं बेसिक बता दे रही हूँ। अब देखिए, जो ल्यूकोपिया है, ल्यूकोपिया इज़ एन एबनॉर्मल, तो ल्यूकोपिया किससे रिलेटेड है आपको बताना है। तो वो होता है डिक्रीज इन वाइट ब्लड सेल, जब डिक्रीज हो जाती हैं वाइट ब्लड सेल्स हम लोगों में, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ल्यूकोपिया आपको हो गया। जैसे आपने देखा होगा जो आपका WBCs हैं, वाइट ब्लड सेल को WBCs भी बोलते हैं, ठीक है। WBCs को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, आपने देखा होगा ल्यूकोसाइट्स, ठीक है।
साइट्स का मतलब होता है सेल्स, और ल्यूको मतलब आपकी जो कलरलेस, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, ठीक है। तो कलरलेस सेल्स होती हैं आपकी, इनमें कोई कलर नहीं होता है, ये वाइट ब्लड सेल्स बोल सकते हैं इनको, ठीक है। बाकी आरबीसीज जो होती हैं आपकी, आरबीसीज जैसे आपने देखा होगा हमारा ब्लड है 2 चीज़ों से बना हुआ है, ब्लड प्लाज्मा और आपके फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म एलिमेंट के बारे में आपको बता रही हूँ मैं। फॉर्म एलिमेंट आपके होते हैं जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया, ये सारी चीज़ें आपके क्या हैं, फॉर्म एलिमेंट्स हैं। तो आरबीसीज का नंबर कितना होता है, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन, ये आपका क्या होता है, आरबीसीज का नंबर होता है। इनका जो ग्रेवयार्ड होता है आरबीसीज का, तो वो क्या होता है, वो स्प्लीन होता है, आपको याद रखना है, स्प्लीन ग्रेवयार्ड होता है। और क्या बताऊँ मैं आपको इसके बारे में, आरबीसीज जो हैं आपकी वो 120 डेज़ में रिफॉर्म होती हैं, ठीक है। 120 डेज़ इनकी लाइफ स्पैन होती है, आपको याद होना है, आपको याद रखना है। बाकी इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, पाइनएप्पल इज़ डैश प्लांट। पाइनएप्पल कैसा है, पाइनएप्पल आपने देखा होगा कि हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि जो पाइनएप्पल है आपका क्या है, आपने देखा होगा कि वो सूखी जगह में होता है। सूखी जगह में इन द सेंस पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है पाइनएप्पल को। तो जहाँ पे डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट मतलब डेजर्ट को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान, ठीक है। तो जो डेजर्ट होते हैं आपके, डेजर्ट एरिया होता है, उधर ज़्यादा पाइनएप्पल आपको मिलेंगे, जहाँ पे पानी वानी का ज़्यादा सिस्टम नहीं होता, तो वहाँ पे आपके पाइनएप्पल मिलते हैं, ठीक है। तो पाइनएप्पल मिलते हैं, तो उसी डेजर्ट एरिया को हम ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं। आपने देखा होगा जो आपके कैक्टस के वो हैं, प्लांट हैं, वो ज़ीरोफाइट्स में मिलते हैं। ज़ीरोफाइट्स मतलब जहाँ पे पानी की सुविधा नहीं है, बिल्कुल भी रेगिस्तान है, तो वहाँ पे आपके कैक्टस मिल जाएंगे, अपुन्सिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़ीरोफाइट्स मतलब रेगिस्तान, रेगिस्तान, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ज़ीरोफाइट्स में आपके वैसे ही प्लांट मिलते हैं, जैसे एग्जाम्पल आपके प्लांट्स की बता दूँ मैं, आपका कैक्टस हो गया, कैक्टस हो गया, ठीक है, ओपोन्सिया हो गया, ओपोन्सिया। और अगर स्पेलिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो तो आप देख लेना, ठीक है। बाकी आपका क्या होता है, एलोवेरा होता है, एलोए, ठीक है, एलोए हो गया आपका। ये क्या है, आपके सारे ही प्लांट क्या हैं, आपके जीरोफाइटिक प्लांट हैं, जिन्हें हमने बोलते हैं जीरोफाइटिक प्लांट, ठीक है। तो इसमें पाइनएप्पल क्या है, आपका जीरोफाइटिक प्लांट है। आपका मीजोफाइट्स भी आपने पढ़े होंगे, मीजोफाइट्स वो होते हैं जिनमें थोड़ा सा पानी होता है, हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जो पानी में ही रहते हैं, मीजोफाइट मतलब थोड़ा सा दलदली एरिया होता है, और हाइग्रोफाइट्स अलग होता है, ठीक है। तो मैंने इतना आपको बता दिया है आपके एक्सप्लेनेशन के लिए कि इसमें जीरोफाइट्स आंसर क्यों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं प्रोटीन्स आर असेंबल्ड फ्रॉम हाउ मैनी अमाइनो एसिड्स। तो आपको बताया एक प्रोटीन हमारी 20 अमाइनो एसिड्स को कर रही होती है, तो आपका 20 आंसर सही हो जाएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ये भी आपको याद रखना है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ आपको, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ठीक है। सारे एंजाइम आपके क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन बट ऑल प्रोटीन्स आर, जस्ट अ मिनट, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, नॉट एंजाइम, ठीक है। सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, लेकिन सारे एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th बोल रहे हैं, हाउ मेनी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड इन ह्यूमंस। तो देखो, आपका जो थायरॉयड ग्लैंड होती है, फ्रंट से कुछ और दिखता है, बैक से कुछ और दिखता है, याद रखना है आपको। तो सबसे पहले आपको अंडरलाइन करना है क्वेश्चन में कि पैराथायरॉयड के बारे में पूछ रहा है, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो पैराथायरॉयड के बारे में पूछ रहा है, और बैक साइड पूछ रहा है, फ्रंट साइड नहीं पूछ रहा। फ्रंट साइड पूछ रहा होता तो अलग आंसर होता, और बैक साइड पूछ रहा है तो अलग आंसर होगा, ठीक है। तो जो आपकी थायरॉयड ग्लैंड होती है, उसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड भी होती हैं जो प्रेजेंट होती हैं बैक साइड, जैसे हमारा फ्रंटल साइड में आपकी थायरॉयड है, उसकी बैक साइड आपकी पैराथायरॉयड है, ठीक है, ग्लैंड है। तो उसमें पूछ रहे हैं कि कितने साइड, बैक साइड में कितने आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं, वो आपको बतानी है। तो वो 4 होती हैं आपकी। एनसीईआरटी में आपने ये सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी में से है, एनसीईआरटी में आपने डायग्राम भी देखा होगा, कौन से चैप्टर में आपको बता दे रही। जो हमारा लैरिंग्स होता है, वोकल कॉर्ड होता है, वहाँ पे आपका ये प्रेजेंट होता है थायरॉयड ग्लैंड, उसके पीछे 4 आपकी पैराथायरॉयड ग्लैंड होती हैं। और कौन से चैप्टर में आपको बता दे रही, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटरेक्शन आपका एक चैप्टर है, जिसमें आपकी ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं, और आप पढ़ भी सकते हो इसे, ठीक है। पीनियल ग्लैंड के बारे में बताया है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बेटा कि पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड क्या होगा, तो सभी को पता होना चाहिए 7.4 होता है पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है वो आपको बताना है। तो ए बी नेगेटिव आपका रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होता है, तो आपको याद रखना है। मैंने ब्लड ग्रुप के बारे में आपको सबको बता दिया है कि क्या क्या होता है। टेबल बना रही हूँ आपके लिए, तो आप उसे ध्यान से पढ़ना, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके लिए टेबल बनाती हूँ। यहाँ पे एक बड़ी सी टेबल बनाती हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि आपको समझ में आ जाए यहाँ तक। फिर मैं एक ड्रॉ करती हूँ लाइन को, जहाँ जिसमें लिखूँगी मैं, इसमें पार्ट कर ले रही है इसके। एक पार्ट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा चौथा ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम ऊपर ऐसे कर देंगे। अब मैं नाम लिखने जा रही हूँ, तो आपको लिखना। यहाँ पे मैं लिखूँगी ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से ब्लड ग्रुप हैं वो आप देख लीजिए। नंबर 1 आपका ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, नंबर 2 आपका बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और नंबर 4 आपका हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप। आया समझ में इतना? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एंटीजन्स ऑन आरबीसी हम देखेंगे। एंटीजन्स हैं ये, ठीक है, एंटीजन्स ऑन आरबीसी देखेंगे, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब देखिए, तो एंटीजन्स क्या होते हैं। एंटीजन ए ब्लड ग्रुप पे ए एंटीजन पाया जाएगा, बी ब्लड ग्रुप पे बी एंटीजन पाया जाएगा, और आपका ए बी ब्लड ग्रुप है उसमें भी ए और बी एंटीजन पाया जाएगा। बाकी आपका जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो यहाँ पे नील लिख लो, नील, या फिर कॉमा में 0, मतलब कोई भी एंटीजन नहीं है। यहाँ पे ओ है, ओ आपका 0 जैसे दिखता है, आपको पता है ओ आपका 0 जैसे दिखता है, लाइक 0। तो आपको 0 ही, आपका एंटीजन भी प्रेजेंट नहीं होता हमारे ओ ब्लड ग्रुप में, ठीक है, आपको याद रखना है। अब हम एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमें प्लाज्मा में होती हैं। एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है, एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा। आयो संभल के नहीं लिख पा रहा है, लेकिन मैं बता दे रही हूँ। तो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ हमारी अपोजिट होती हैं। तो अगर हमारा ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीबॉडी आपकी बनेगी बी, बी ब्लड ग्रुप है तो एंटी ए बनेगा, ठीक है, एंटी ए। और अगर आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है, तो उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, तो यहाँ पे 0 लिख लो। बाकी आपका ओ है तो ओ में भी आपकी एंटी ए भी होगा और एंटी बी भी होगा, मतलब दोनों होते हैं, ठीक है, एंटी बी भी होगा। मैं इसको इधर खिसका के रख दे रही हूँ, ठीक है। तो इसमें एंटी बी भी होगा आपका और एंटी ए भी होगा, दोनों होंगे। अब डोनर ब्लड ग्रुप हैं आपके, वो बताने। तो डोनर ग्रुप जो होते हैं वो देख लीजिए, डोनर ब्लड ग्रुप, ठीक है, डोनर ग्रुप देख लीजिए कौन से होते हैं। तो हैं जो ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, तो ए वाले को ए वाला तो दे ही सकता है, और ओ वाला तो आपको पता है कि यूनिवर्सल डोनर होता है, तो ओ वाला भी ए को दे सकता है। बी में बी वाला तो बी को दे ही सकता है, लेकिन ओ वाला भी क्या दे सकता है, बी को दे सकता है। बाकी आपके ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें ए बी में क्या है, आपका ए बी तो दे ही सकता है, ए भी दे सकता है इसे, बी भी दे सकता है इसे, और ओ भी दे सकता है इसे, ठीक है। बाकी फिर आप नीचे आओगे तो ओ को सिर्फ ओ दे सकता है, ओ से ओ ले सकता है, ओ से ओ दे सकता है, ओ को ओ दे सकता है, और ओ से ओ ले सकता है, ऐसा चलेगा। ये नहीं है कि किसी का भी ले सकता है वो, क्योंकि वो यूनिवर्सल क्या है, डोनर है, वो सभी को दे सकता है, लेकिन वो खुद के ब्लड ग्रुप से ले सकता है सिर्फ, ठीक है। बाकी आपको मैंने सब बता दिया है, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, मतलब हर एक ब्लड ग्रुप से वो ले सकता है ब्लड, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको टेबल बता दिया, समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया हो थोड़ा बहुत, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं द मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है वो आपको बताना है। तो सभी को पता है आयरन प्रेजेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछें कि आपके जो 100 ml ऑफ ब्लड होता है, 100 ml ब्लड है अगर आपका, ठीक है, 100 ml आपको ब्लड दे दिया, तो उसमें कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो आपको बताना है। तो उसमें से 12 से 16 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है 100 ml ऑफ ब्लड में, याद रखना है आपको, ठीक है। कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो हीम प्रेजेंट होता है 12 to 16 ग्राम एवरी 100 ml, ठीक है। फिर देखिए कह रहे हैं एज ऑफ फिसिस वॉज नोन एज, जो एज होती है फिसिस की उसे किससे जाना जा सकता है, तो वो होता है डेवोनियन। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेटल प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल इज। तो सभी को पता है कि जो हमारा मेटल होता है क्लोरोफिल में प्रेजेंट वो मैग्नीशियम होता है। देखो क्लोरोफिल है आपका, वो बीच में मैग्नीशियम होता है, ठीक है, बीच में मैग्नीशियम होता है, तो इसी से हमारा क्लोरोफिल बन जाता है, ठीक है, याद रखना है आपको, बीच में मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में। फिर देखिए द इम्पोर्टेंट शुगर इन हनी इज।
हनी में जो इंपॉर्टेंट शुगर होती है वो आपको बतानी है, तो फ्रक्टोज होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन जीन इज, ह्यूमन जीन में कौन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट होते हैं वो आपको बताने हैं। तो आपको पता है, अगर वो पेयर में पूछता तो 23 पेयर होते हैं, लेकिन अब वो पेयर में नहीं पूछ रहा तो आप 46 लगाएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है, 46 लिख लीजिए। 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन जीन में। बाकी आपको कुछ जैसे चीज़ें हैं, जैसे जीन का जो जीन आइसोलेट किसने किया था, तो जीन आइसोलेट किसने किया था, वो थे हमारे इंडियन साइंटिस्ट, जिनका नाम है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जीन का आइसोलेशन बता रही हूँ मैं, ठीक है। जीन अगर आइसोलेट किया होगा किसी ने, आइसोलेटेड बाय, ठीक है, तो वो किसने किया था, वो किया था हमारे डॉक्टर हरगोविंद खुराना। गोविंद खुराना, ठीक है, वो थे। और जीन की डिस्कवरी किसने की थी, कि जीन फैक्टर नाम किसने दिया था, जो एक फैक्टर बताया था, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल, ठीक है। तो जीन की जो डिस्कवरी की थी, डिस्कवरी बाय, वो किसने की थी, वो थे हमारे मेंडल जी, जिन्होंने क्या बताया था हमें, जेनेटिक्स के बारे में बताया था, सबसे पहले फैक्टर के रूप में बताया था जीन को, लेकिन अब उस फैक्टर को हम जीन के नाम से जाना जाता है, वो फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 कह रहे हैं आपके कि जो विटीकल्चर होता है इज रिलेटेड विद, तो विटीकल्चर किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है। तो ग्रेप से रिलेटेड होता है हमारा विटीकल्चर, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो विनेगर में आपका एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है, आपको याद रखना है ये भी। फिर देखिए, द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो सभी को पता है कि फीमर आपकी लॉन्गेस्ट भी होती है और लार्जेस्ट भी होती है ह्यूमन बॉडी में, हमारी फीमर बोन। बाकी आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पूछे तो आपकी मसल वाली जो बोन होती हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती हैं। फिर देखिए, कुछ और भी क्वेश्चन है आपके लिए जो मैं आपको लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके क्वेश्चन क्या है, पहले बोल रहे हैं वॉर्म्स यूज डैश टू ब्रीथ, जो वॉर्म होते हैं हमारे, मतलब जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वो कैसे ब्रीथ करते हैं, किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं, तो वो स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इन द आइज ऑफ ह्यूमन्स कॉमा देयर आर 2 काइंड्स ऑफ सेल्स होती हैं उनके पास में, मतलब आइज होती हैं ह्यूमन की, उनमें 2 काइंड ऑफ सेल्स होती हैं, 2 टाइप की आपको सेल मिलेंगी। दैट आर सेंसिटिव टू लाइट, वो सेंसिटिव होती हैं लाइट के लिए। दे आर द रोड्स एंड कॉन्स, उनको क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या है, रोड्स एंड कॉन्स। दे आर डैश रोड्स दैट कॉन्स देन कॉन्स इन अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन हो जाएगा। ग्रेटर नंबर होते हैं किसके, देयर आर, जो ग्रेटर नंबर ऑफ रोड्स होती हैं, देन कॉन्स, रोड ज़्यादा होती हैं, रॉड्स मतलब ज़्यादा होती हैं, और कॉन्स कम होते हैं हमारे, ठीक है, ह्यूमन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। और फिर देखिए आगे, देखिए कह रहे हैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मैमल्स एंड डैश आर होम्योथर्म्स होते हैं। दे कैन, होम्योथर्म्स कौन होते हैं, होम्योथर्म्स कौन होते हैं, दे कैन मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, होम्योथर्म्स होते हैं। तो इनमें से बताना है आपको कि मैमल्स डैश मतलब कौन, मैमल्स और कौन, तो मैमल्स और बर्ड्स जो होती हैं वो होम्योथर्म्स होती हैं, जिनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है। जैसे हम लोगों का है 37 डिग्री सेल्सियस ही रहना चाहिए, गर्मी कितनी भी पड़े और चाहे कितनी भी सर्दी क्यों ना पड़े, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस ही हमारा ब्लड ग्रुप रहता है। फ़ारेनहाइट में ब्लड ग्रुप कह रही हूँ मैं टेम्परेचर रहता है। फ़ारेनहाइट में आप देखोगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट आपका क्या रहेगा, टेम्परेचर रहता है, बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा है ये, और बर्ड्स का भी यही है। तो आपको याद रखना है कि 37 डिग्री सेल्सियस हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, और फ़ारेनहाइट में अगर लिखोगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जो हमारा मेंटेन बॉडी टेम्परेचर है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है, जिसे ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, नॉर्मल कर सकते हैं कैसे, जैसे ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तो अपन लोग स्वेट करने लगते हैं ना, स्वेटिंग होने लगती है हमें, तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है। उससे क्या होता है हमारा, जैसे हमें पसीना आ जाता है, स्वेटिंग हो जाती है हमारी, तो हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है एकदम, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, इन द प्लांट्स कॉमा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टिश्यू होते हैं, ठीक है, द जाइलम एंड फ्लोएम, आपको पता है। आउट ऑफ द 2 डैश मतलब इन दोनों के अलावा ट्रांसपोर्ट द ग्लूकोज फ्रॉम द लीव्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट, कौन सी होती हैं आपको बतानी है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्लोएम हो जाएगा आपका, ठीक है, इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो इसमें, कि जो जाइलम होते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को थ्रू द प्लांट्स, एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को, मतलब फूड को, मतलब मैंने याद किया है, जाइलम मतलब जल और फ्लोएम मतलब फूड, ऐसे ट्रांसपोर्ट कर जाता है
इन दोनों वेसल्स में। देयर आर आंसर हमारा बी हो जाएगा और फ्लो में आपका आंसर सही हो जाएगा। तो कह रहे हैं आपसे, ठीक है, तो आपसे बेसिकली पूछ क्या रहा था कि जो ग्लूकोज का लीव्स में क्या कर रहा है, बना रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है ग्लूकोज को, तो कौन सा पार्ट कर रहा है, वो कर रहा होता है, कौन सी वेसल कर रही होती हैं, कौन से टिश्यूज कर रहे होते हैं, फ्लोएम टिश्यू कर रहा होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। जाइलम वाटर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे हार्मोन्स हो गए, आपके मिनरल्स हो गए, वो भी ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है हमारा जाइलम, ठीक है। सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। देखिए आगे, द रूट्स ऑफ अ प्लांट ग्रो टुवार्ड्स द ग्राउंड, ठीक है, ड्यू टू द फिनोमिना विच इज़ नोन एज। तो जो हमारी रूट होती हैं वो टुवार्ड्स द ग्राउंड की तरफ क्या हो रही होती हैं, ग्रो कर रही होती है। तो किस फिनोमिना की वजह से वो कर रही होती हैं, तो वो जियोट्रॉपिक की वजह से, जियोट्रॉपिक फिनोमिना है उसकी वजह से हमारी जो रूट होती हैं, प्लांट ग्रो करता है उनकी रूट वो टुवार्ड्स द ग्राउंड कर रही होती हैं, ठीक है। द रूट ऑफ द प्लांट ऑलवेज ग्रो टुवार्ड्स द ग्राउंड, दिस फिनोमिना इज नोन एज जियोट्रॉपिक। अब देखिए, द प्रोसेस बाई विच प्लांट्स प्रोड्यूस फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड किस क्या जरूरत होती है, तो सबको पता है पानी की जरूरत होती है। जो हमारा प्रोसेस है, प्लांट क्या कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है फूड को, इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट हमारे क्या करते हैं, फूड का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या फिर फूड को बना रहे होते हैं, ठीक है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है और क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर लीव्स ग्रीन नहीं होंगी तो हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और पानी की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो आपको याद रखना है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द चेंज ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज टू ग्लूकोज में, और क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो इसी को हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं इन ऑस्मोसिस वाटर फ्लोज फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू अ लोअर कंसेंट्रेशन बाय द फिनोमिना ऑफ। तो जो पानी है हमारा, पानी कह रही हूँ, हाँ पानी है, हायर कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जो जा रहा होता है ऑस्मोसिस में, तो वो किस फिनोमिना के द्वारा जा रहा होता है, तो वो डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन के द्वारा जा रहा होता है, ठीक है। फिर देखिए, वी ह्यूमन बिलोंग टू द किंगडम ऑफ लाइफ। तो बी ह्यूमन टू द डैश किंगडम, कौन सी हम किंगडम से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम एनिमलिया किंगडम से बिलोंग कर रहे होते हैं। आपको सभी को पता है हम एनिमलिया किंगडम में आते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे कि फॉलोइंग एनिमल्स आर नोन एज रूमिनेंट एनिमल। इनमें से आपको बताना है रूमिनेंट एनिमल कौन सा है, वो आपको बताना है। तो अब इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बोवाइन्स आपकी क्या होती हैं, रूमिनेंट एनिमल्स हैं। रूमिनेंट एनिमल वो होते हैं जो सेलुलोज को पचाने का काम कर रहे होते हैं, जैसे आपकी बफेलो हो गई, काऊ हो गई, ठीक है। ये आपकी चीज़ें क्या होती हैं, ह्यूमिनेंट एनिमल हैं ये आपके, जिनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, और अपने पहले खाना खा रहे होते हैं तो वो स्टोर कर लेते हैं अपने रूमिनेंट में, मतलब अपने पेट के अंदर, अपनी एलिमेंट्री कैनाल में। देन उसके बाद में वो क्या कर रहे होते हैं, बाद में जब खड़े होते हैं या फिर बैठे होते हैं तो वो जुगाली करते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इतना समझ गए होगे हो आप, थोड़ा सा आप देख लो क्या कह रहे हैं। रूमिनेंट्स इज द च्यूइंग ऑफ कर्ड दैट इज डन बाय मोस्ट बोवाइन लाइक जैसे काउ, बफेलोज etc, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आपको कैसा लेक्चर लगा मुझे ज़रूर बताएं, और आपको मेरा जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो कैसा लगा, वो भी प्लीज़ मुझे बताएं, जिससे मुझे थोड़ा सा आइडिया होता है कि आप कैसा कर पा रही हो, कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।